नमस्कार दोस्तों, एम्बिशियस एडवेंचर्स की यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है देवोज्जल और जैसे कि मैं आपको प्रॉमिस किया था कि मेरा केवीपीआई का जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस था उसके ऊपर मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा। तो ये वीडियो है एक्सपीरियंस के ऊपर, मेरा केवीपीआई का इंटरव्यू कैसा रहा, क्या क्या क्वेश्चन मुझे पूछा गया था, सारा डिटेल्स इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा और वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है कहीं पर भी तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगर आप वीडियो लाइक करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। अगर मैं इंटरव्यू के बारे में मेरा बात करता हूँ तो मेरा जो टोटल मार्क्स था 100 मार्क्स, वहाँ से मुझे 78 मार्क्स मिला था इंटरव्यू में। तो यहाँ पे मैं लिखा हूँ मुझे टोटल जो 100 मार्क्स था उसके अंदर 78 मार्क्स मिला था। और मुझे क्या क्वेश्चन पूछा गया था, क्या क्या सब्जेक्ट से और क्या क्या डिटेल्स था, पूरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के में शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा जो टाइम था वो कैसे डिवाइड किया गया था। तो बेसिकली मैं उन लोगों को बताया था कि मेरा फेवरेट जो फर्स्ट प्रेफरेंस सब्जेक्ट था, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, उनको मैं केमिस्ट्री बताया था। उसके बाद मैं बताया था कि मेरा सेकंड प्रेफरेंस था फिजिक्स, उसके बाद मेरा थर्ड प्रेफरेंस था मैथमेटिक्स, फोर्थ प्रेफरेंस बायोलॉजी। यही मैं उन लोगों को बता दिया था कि मेरा जो फर्स्ट प्रेफरेंस होगा वो केमिस्ट्री है, मेरा केमिस्ट्री फेवरेट सब्जेक्ट है। उसके बाद सेकंड थर्ड फोर्थ प्रेफरेंस फिजिक्स, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स। तो इसी के तरह टाइम भी डिवाइड हो गया था, वैसा ही टाइम का क्वेश्चन पूछा गया था। 50% ऑफ द टाइम मुझे केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद बाकी जो है 20% ऑफ द टाइम मुझे फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा गया था। और बाकी का टाइम को अगर हम डिवाइड करें तो मैथ्स के लिए 10% बोल सकते हैं, बायोलॉजी के लिए 10%, और जो था हमारा फॉर्मल जो इंट्रोडक्शन में जो होता है और अंत में जो निकलने के लिए जो थोड़ा बहुत बात होता है वो मिला के 10%। तो बेसिकली ऐसे करके टाइम को डिवाइड किया गया था। तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ पूरा टाइम में कितना टाइम करके पूछा गया था मुझे। केमिस्ट्री जो कि मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस था, आपका जो फर्स्ट प्रेफरेंस कोई दूसरा सब्जेक्ट भी हो सकता है, मैं उन लोगों को बताया मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस केमिस्ट्री होगा। तो केमिस्ट्री में मुझे 35 मिनट्स दिया गया था। फिजिक्स जो था मेरा सेकंड प्रेफरेंस था, वहाँ पे मुझे 10 मिनट्स दिया गया था। मैथ्स जो था मेरा थर्ड प्रेफरेंस था, वहाँ पे मुझे 5 मिनट्स का टाइम क्वेश्चन पूछा गया था। और बायोलॉजी भी जो है वो मेरा फोर्थ प्रेफरेंस था, वहाँ पे भी मुझे जो है 5 मिनट्स तक क्वेश्चन पूछा गया था। ये था मेरा टाइम का डिवीजन, किस सब्जेक्ट में कितना टाइम का क्वेश्चन पूछा गया था। इंट्रोडक्शन से और एंडिंग से ये दोनों मिला के टोटल 5 मिनट का टाइम लगा था। ये सब अगर आप मिलाते हैं तो टोटल टाइम होता है 50 मिनट्स। तो बेसिकली मेरा इंटरव्यू जो जनरली होता है 50 मिनट्स के आसपास सभी का इंटरव्यू होता है। और जैसा कि जिसका फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं उसी के ऊपर बेसिकली आपका डिपेंड करता है कि कितना टाइम आपको लग जाएगा। तो बेसिकली आप जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो थोड़ा सोच समझ के दीजिए। फर्स्ट प्रेफरेंस सब्जेक्ट आपका फेवरेट सब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है, आपको वो वाला सब्जेक्ट होना चाहिए जहाँ पे आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, जहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, सबसे ज़्यादा आपको डिटेल्स में पता है जो सब्जेक्ट। तो केमिस्ट्री में मेरा सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, इसलिए मैंने केमिस्ट्री जो है मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस बताया था। आप कोई दूसरा सब्जेक्ट भी आपका फर्स्ट प्रेफरेंस बता सकते हैं। तो अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या क्या मुझे क्वेश्चन पूछा गया था, कैसे शुरू हुआ था। सबसे पहले जो है केमिस्ट्री का प्रोफेसर थे, उन्होंने मुझे वेलकम किया और मुझे कहा कि अंदर आओ। और उसके बाद मुझे कुछ जनरल स्टफ्स पूछा गया था, मेरे नाम के बारे में, कौन सा स्कूल से आया हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट इस पार्ट में जो है वो होता है ऑर्डर ऑफ रेफरेंस। बेसिकली वो लोग डायरेक्टली आपको ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस नहीं पूछते हैं, बेसिकली वो लोग आपको पूछेंगे कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे अच्छा लगता है। इसी में आपको आपका जो प्रेफरेंस ऑर्डर है उसको बता देना चाहिए। तो मैंने जब उन लोगों ने जब मुझे पूछा था कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, तो मैं उनको बताया कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री है और उसके बाद मुझे फिजिक्स, बायोलॉजी और मैथ्स करना पड़ेगा। जैसे कि मेरा प्रेफरेंस है केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद मैथ्स और उसके बाद बायोलॉजी। तो मैंने उनको मेरा ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस बता दिया। जिसका ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है ऐसा नहीं है कि उस ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में ही आपको उन लोग मानेंगे, उसी तरह क्वेश्चन पूछेंगे। पर आपको अगर बता देना चाहिए तो उन लोगों को पता चल जाएगा कि ये सब्जेक्ट में अच्छा है, इस सब्जेक्ट में थोड़ा सा बुरा है। तो ये सब्जेक्ट में वो थोड़ा सा अच्छा है तो ज़्यादा मार्क्स क्लियर करने का चांसेस है, और जो बुरा सब्जेक्ट है उसमें हो सकता है कि वो कुछ आंसर नहीं दे पाए। तो ऐसा नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। इससे आपको ये याद रखना है, जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है उसमें आपको मैक्सिमम आंसर्स करना पड़ेगा। तो उसी सोच समझ के आपका जो है आपका फेवरेट सब्जेक्ट या फिर फर्स्ट प्रेफरेंस सब्जेक्ट दीजिए। जैसे कि मैं आपको पिछले स्लाइड में बताया कि फर्स्ट प्रेफरेंस जो सब्जेक्ट होता है उसी में मैक्सिमम मार्क्स होता है। ये जो बेसिकली जनरल वेलकम होता है और जनरल से ये पूछा जाता है, ये बेसिकली 2 से 3 मिनट तक होता है। ये आपको बेसिकली बहुत कंफर्टेबल फील करवाता है इंटरव्यू के लिए। इसके पहले बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है इंटरव्यू लेके, जो उन लोगों का पहला बार इंटरव्यू है उन लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है। इसलिए थोड़ा सा 2-3 मिनट का इंटरव्यू में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होता है, टीचर्स लोग बात करते हैं, तो बेसिकली आपको बहुत कंफर्टेबल फील होता है इंटरव्यू लेके। तो मैं आपके साथ सबसे पहले बात करता हूँ केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री में मुझे क्या क्या पूछा गया था। तो सबसे पहले केमिस्ट्री का जो प्रोफेसर थे उन्होंने मुझे कहा कि क्या मैं फेडरल एल्काइलेशन जो है उसके बारे में जानता हूँ कि नहीं। तो थोड़ा बहुत तो मैं पढ़ा था 11 में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो उन्होंने मुझे कहा कि क्या तुम फेडरल रिएक्शन के बारे में जानते हो, तो बोर्ड में जाओ। तो मुझे ये सुन के लगा कि शायद मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा फेडरल रिएक्शन के बारे में। तो मैंने बोर्ड में गया और मैं बेसिकली जो फेडरल रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो बेसिकली ड्रॉ करने वाला था बोर्ड में। तो ये सुन के बेसिकली मैं थोड़ा सा ही ड्रॉ किया था। तो केमिस्ट्री प्रोफेसर ने मुझे कहा कि एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं है, तुम एक काम करो, बेंजीन जो है, बेंजीन से बेसिकली मुझे एक कन्वर्सन दिया गया कि बेंजीन से जो है वो से एन प्रोपाइल बेंजीन और बेसिकली आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ये दोनों बेंजीन से कन्वर्ट करके दिखाओ कि अगर तुम कर सकते हो कि नहीं, ऐसा करो बोर्ड में जाकर कन्वर्सन। तो बेसिकली कन्वर्सन तो ईजी
था ये दोनों कन्वर्शन। सबसे पहले बेंजीन से आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनाने के लिए आपको बेसिकली सिंपल एक फेडरलक्राफ्ट एल्काइलेशन करना पड़ेगा। अगर आप बेंजीन से एन-प्रोपाइल बेंजीन कन्वर्ट करना चाहते हैं सबसे पहले फेडरलक्राफ्ट एसाइलेशन करना पड़ेगा। उसके बाद जो सी डबल बॉन्ड हो रहता है उसे रिड्यूस करने के लिए क्लीवेंसन रिडक्शन करना पड़ेगा। ये तो बेसिक चीज़ें हैं, ये मैं कर दिया बोर्ड में, पर मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया था। बेसिकली जो AlCl3 लिखा था मैंने, पर AlCl3 जो एनहाइड्रस है ये लिखना भूल गया था। बेसिकली एनहाइड्रस AlCl3 एनहाइड्रस वाला वर्ड में लिखना भूल गया था। बेसिकली इन लोगों ने वो पॉइंट आउट किया, मुझे डायरेक्टली नहीं बताया कि एनहाइड्रस लिखना भूल गया हूँ। केमिस्ट्री प्रोफेसर जो है उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है तुम्हारा रिएक्शन कन्वर्शन तो ठीक है, पर तुमने कुछ मिस कर दिया, क्या तुम फिगर आउट कर सकते हो कि तुमने क्या मिस क्या आउट किया है। तो मैंने थोड़ा सा सोचा, 30 सेकंड्स के आसपास मैंने सोचा, और उसके बाद मुझे पता चला कि एनहाइड्रस वर्ड लिखना भूल गया था। तो मैंने उनको बताया कि मैंने एनहाइड्रस लिखना भूल गया हूँ। तो ये सुनने के बाद जो केमिस्ट्री प्रोफेसर था उन्होंने कहा हाँ कि एनहाइड्रस होना चाहिए, पर तुम बता सकते हो कि एनहाइड्रस इतना ज़रूरत क्यों है। तुम्हें अगर नॉर्मल AlCl3 लिखते तो कोई प्रॉब्लम होता है कि एनहाइड्रस क्या ज़रूरत है इतना। तो मैंने कहा हाँ सर एनहाइड्रस तो बहुत ज़रूरत है, क्योंकि एनहाइड्रस जो AlCl3 होता है, AlCl3 बेसिकली एक लुईस एसिड है, और AlCl3 अगर लुईस एसिड है उसके साथ अगर वाटर रह जाएगा तो वाटर से लोन पेयर वो ले लेगा, और वाटर से लोन पेयर लेने के बाद वो लोग एडक्ट बना देगा लुईस एसिड पे एडक्ट। तो बेसिकली अगर वाटर रहता है तो लोन पेयर ले लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इसलिए वाटर से नहीं रह सकता है वाटर। और क्योंकि मैंने लुईस एसिड के बारे में बोला था मेरे पिछले आंसर में, लुईस एसिड के बारे में AlCl3 लुईस एसिड ये बताया था उनको, तो ये इसी से रिलेटेड उन्होंने पूछा कि लुईस एसिड क्या है, लुईस एसिड के बारे में तुम बता सकते हो। तो मैंने उनको लुईस एसिड का जनरल डिफिनेशन बताया कि कंपाउंड जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है उसे हम लोग लुईस एसिड कहते हैं। ये सुनने के बाद केमिस्ट्री प्रोफेसर जो है उन्होंने मुझे कहा ठीक है तुमने बताया कि एक लुईस एसिड है, पर तुम मुझे ये बताओ AlCl3 का ज़रूरत है क्या। सबसे पहले उन्होंने मुझे पूछा कि एनहाइड्रस AlCl3 का ज़रूरत क्यों है, एनहाइड्रस क्यों ज़रूरत है AlCl3 का। उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा कि AlCl3 का क्या ज़रूरत है, AlCl3 का बेसिकली फंक्शन क्या है इस रिएक्शन में। तो मैंने उनको बताया कि एक वर्ड में कि AlCl3 कैटालिस्ट का काम करता है। उनको डिटेल्स में नहीं बताया मैंने, उनको सिर्फ मैंने बताया कि AlCl3 जो है बेसिकली कैटालिस्ट का काम करता है। जब मैंने कैटालिस्ट वाला वर्ड यूज़ किया तो यहाँ से उन लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स की तरफ टर्न लिया, और उन लोगों ने मुझे पूछा कि केमिस्ट्री का जो प्रोफेसर थे उन लोगों ने मुझे पूछा कि केमिकल काइनेटिक्स के बारे में तुमने पढ़े हो, कभी जानते हो केमिकल काइनेटिक्स के कुछ बारे में। तो बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स तो 11 में नहीं है, 12 में है केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में। थोड़ा बहुत पढ़ा था केमिकल काइनेटिक्स के बारे में, तो मैं उनको बताया कि बेसिक्स पता है मुझे केमिकल काइनेटिक्स में। तो ये सुनने के बाद जो केमिस्ट्री प्रोफेसर थे और फिजिक्स प्रोफेसर थे दोनों ही हंसने लगे, और जो केमिस्ट्री प्रोफेसर थे उन्होंने मुझे कहा कि रिलैक्स करो, तो मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग भी सब कुछ नहीं जानते हैं। तो ये सुनने को थोड़ा सा जो रिलैक्स्ड लगा, मुझे थोड़ा सा टेंशन कम हो गया कि फर्स्ट टाइम इंटरव्यू है, थोड़ा बहुत टेंशन रहता है। तो मैंने थोड़ा सा हंसने का कोशिश किया। उसके बाद जो केमिस्ट्री प्रोफेसर था उन लोगों ने मुझे कहा, जो केमिस्ट्री प्रोफेसर थे उन लोगों ने मुझे कहा कि कैटालिस्ट का क्या फंक्शन है तुम जानते हो, कैटालिस्ट का क्या यूज़ है। तो मैंने उनको बताया जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसे लोअर कर देता है कैटालिस्ट। तो उन्होंने कहा ठीक है तो मुझे बताओ कि एक रिएक्शन कोऑर्डिनेट ग्राफ बना और बना के मुझे दिखाओ कि कैसे काम करता है वो। तो बेसिकली मैंने रिएक्शन कोऑर्डिनेट बनाया, और वो जो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर रहता है उसे मैं थोड़ा सा कम कर दिया, और ये मैं 1 स्टेप और 2 स्टेप दोनों रिएक्शंस के लिए दिखाया था बोर्ड में। तो ये देखने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है। अब उन्होंने मुझे तो बोला कि बोर्ड में जाओ और तो ये मार्कर पेन से 2 रिएक्शंस लिखो। फर्स्ट रिएक्शन था A+B से D, ये एक फास्ट रिएक्शन था। उसके बाद A+D से B+C, ये बेसिकली एक थोड़ा सा स्लो रिएक्शन था। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि इनमें से तुम बता सकते हो कि कौन सा कैटालिस्ट होगा और कौन सा इंटरमीडिएट होगा। तो बेसिकली इस रिएक्शन में दिख रहा है कि बी जो है वो बेसिकली फॉर्म हुआ है फर्स्ट स्टेप में बी जो है वो यूज़ अप हुआ है, और सेकंड स्टेप में बी जो है वो रिलीज़ हो गया है। तो बेसिकली बी जो है कैटालिस्ट हो सकता है, और डी जो है फर्स्ट स्टेप में प्रोड्यूस हुआ है और सेकंड स्टेप में यूज़ अप हो गया है जो डी है। तो बेसिकली वो जो है एक इंटरमीडिएट हो सकता है इस रिएक्शन के बारे में। तो मैंने उनको बताया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है। इसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि क्या तुम डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग के बारे में जानते हो। अब डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग तो मैं कभी नहीं पढ़ा था, 11 में नहीं है डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग। तो मैंने उनको बता दिया कि सर मुझे डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग के बारे में कुछ नहीं पता है, नहीं जानता हूँ मैं। तो ये सुनने के बाद केमिस्ट्री प्रोफेसर एक एक्सक्लेमेशन फेस बनाया, उन्होंने बताया कहा कि क्यों नहीं जानते हो, क्यों नहीं पता है तुम्हें। इस टाइम में फिजिक्स प्रोफेसर ने शुरू किया, और फिजिक्स प्रोफेसर ने मुझे मतलब केमिस्ट्री टीचर की तरफ देख के कहा कि इसके 11 सिलेबस में डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग नहीं है, तो बेसिकली वो नहीं जानेगा, उसको नहीं पता होगा, 11 के सिलेबस में नहीं है। तो इसके बाद फिजिक्स प्रोफेसर जो था उन्होंने मुझे कहा कि एक काम करो तुम डी का जितना भी ऑर्बिटल्स है वो बोर्ड में ड्रॉ कर दो, जो जितना भी ऑर्बिटल्स। तो मैंने बोर्ड में गया और DXY DYZ DZX DX² -Y² और DZ² जो 5 ऑर्बिटल्स है बेसिकली बोर्ड में सारा ऑर्बिटल्स XYZ एक्सेस ड्रॉ करके सारा ऑर्बिटल्स बोर्ड में ड्रॉ कर दिया। उसके बाद फिजिक्स प्रोफेसर ने, केमिस्ट्री प्रोफेसर जो था वो ओके कहा, बोला कि ठीक है, और फिजिक्स प्रोफेसर की तरफ देखा और देख के कहा कि तुम कंटिन्यू करो। तब फिजिक्स प्रोफेसर ने मुझे कहा कि
क्या तुम अब बता सकते हो कि डी ऑर्बिटल अगर है तो अगर इलेक्ट्रॉन आता है कि बाहर के एटम से, तो किस डी ऑर्बिटल में सबसे इजीली बॉन्ड फॉर्म हो सकता है, किसमें थोड़ा सा कम एनर्जी रहेगा। तो मैंने थोड़ा सा सोचा और सोचने के बाद मुझे पता चला, मतलब थोड़ा सा आइडिया उसके पहले मैं कभी नहीं सोचा था इसके बारे में। उसी टाइम में मैंने सोचा और मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि हो सकता है कि डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स जो है वो जो उनका जो लोब्स होता है बेसिकली बिटवीन द एक्सेस होता है, ऐसा होता है। तो बेसिकली बिटवीन द एक्सेस होता है इनका लोब्स। तो अगर बिटवीन द एक्सेस है लोब्स, तो उनके उस पर अगर उस लोब्स में अगर इलेक्ट्रॉन रहेगा और बाहर से इलेक्ट्रॉन आएगा, तो बेसिकली बाहर से इलेक्ट्रॉन तो इंटरन्यूक्लियर एक्सेस से आएगा, तो वहाँ पे जो रिपल्सन थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो मैंने उनको बताया ये, तो रिपल्सन कम हो जाएगा, तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स जो है इन तीनों में थोड़ा सा रिपल्सन कम होगा, तो इसमें ज़्यादा इसीलिए बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, ये तुमने एक ऑब्जर्वेशन किया, तो इस ऑब्जर्वेशन से तो कैन यू गिव मी अ हिंट, ऐसा उनको बताया मैंने। तो घर में आने के बाद मुझे पता चला जो डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग हो, बेसिकली जो मैंने बताया था ना, वो एनर्जी थोड़ा सा कम हो जाता है 3 ऑर्बिटल्स को, और 2 ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज़्यादा हो जाता है। उसी से बेसिकली जो स्प्लिट हो जाता है ऑर्बिटल, तो क्योंकि टोटल एनर्जी कंजर्व होना पड़ेगा, बेसिकली 3 ऑर्बिटल्स जो है डी का वो थोड़ा सा नीचे एनर्जी में रहता है, और 2 ऑर्बिटल थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी में रहता है, वो टोटल एनर्जी कंजर्व रहता है। यही बेसिकली होता है डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग। बेसिकली एक स्टेप दूर था आंसर से, पर नहीं बता पाया था। तो यहाँ से ये एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि इससे पता चलेगा कि जो प्रोफेसर्स है वहाँ के तो बहुत ज़्यादा आपको हिंट्स देते हैं, आपको बहुत हेल्प करते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा बात है, तो उन लोगों ने बहुत हेल्प करता है। पर उन्होंने जैसे कि बहुत ही पास था, मैं जस्ट आंसर एक जो मैंने कहा था बेसिकली एक कंक्लूजन टाइप में बताना चाहिए था, वो नहीं बता पाया था। तो इसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है और करने का ज़रूरत नहीं है। तो फिजिक्स प्रोफेसर ने बायोलॉजी मैडम की तरफ देखा और बायोलॉजी मैडम ने कहा कि बायोलॉजी मैडम आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बायोलॉजी का जो मैडम थी उन्होंने कहा कि केमिस्ट्री क्योंकि तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो लेट मी आस्क फ्रॉम यू फ्रॉम बायोमोलिक्यूल्स। उन्होंने कहा कि ठीक है बायोमोलिक्यूल्स से पूछते, बायोमोलिक्यूल्स थोड़ा बहुत केमिस्ट्री से रिलेटेड है, और तुमने कहा था कि केमिस्ट्री तुम्हारा फेवरेट जो है सब्जेक्ट है, तो बायोमोलिक्यूल्स से पूछते हैं। तो उसके बाद उन्होंने पूछा कि क्या मेरा 11th का जो स्कूल का सिलेबस है, जो स्कूल में जो सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ता है, उसमें बायोलॉजी है कि नहीं। तो मैं उनको बताया कि बायोलॉजी नहीं है मेरा। ठीक है, सुनने के बाद उन्होंने कहा कि तुम्हारा बायोलॉजी तो नहीं है 11th में स्कूल में, पर फिर भी हम यहीं यहाँ पे हम लोग सारे सब्जेक्ट सभी को पूछ रहे हैं, तो तुम ये जानते हो कि सिंपलेस्ट पॉलीसैकेराइड कौन सा है। तो पॉलीसैकेराइड मुझे ज़्यादा कुछ बायोलॉजी के बारे में पता नहीं था। मैं आपको बताऊँ कि बायोलॉजी मेरा नहीं है 11th के सिलेबस में, 11th का स्कूल बुक्स में भी नहीं है। थोड़ा बहुत जो 10th में बायोलॉजी पढ़ा था उतना ही पता था। तो मुझे लगा कि पॉलीसैकेराइड स्टार्च हो सकता है। तो मैंने उनको कहा कि क्या स्टार्च हो सकता है। तो बायोलॉजी प्रोफेसर ने कहा कि नहीं, ये तो जो है स्टार्च नहीं है, ठीक है तुम छोड़ दो। ग्लूकोज के बारे में कभी सोचे हो तुमने, ग्लूकोज क्या जानते हो। तो मैंने कहा हाँ ग्लूकोज के बारे में तो जानता हूँ। तो ये ग्लूकोज के बारे में जानता हूँ मैंने बोला। फिर भी बायोलॉजी प्रोफेसर जो था उन्होंने मुझे कुछ नहीं पूछा जो है ग्लूकोज के बारे में। उन्होंने मुझे कहा कि एल्डोस का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, तुम एल्डोस क्या है जानते हो, एल्डोस का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पाओगे। फिर से एक नया नाम था, मैंने कभी भी एल्डोस के बारे में नहीं सोचा था। तो मैंने उनको बताया नो मैडम आई हैव नो आइडिया अबाउट जो एल्डोस है, उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है मुझे। तो ये सुनने के बाद केमिस्ट्री प्रोफेसर जो था वो बायोलॉजी मैडम पूछने के पहले केमिस्ट्री प्रोफेसर ने फिर से मुझे पूछा कि जो वर्ड है एल्डोस, ये सुनने के बाद तुम्हारे फर्स्ट दिमाग में क्या आता है। जो एल्डोस वर्ड अगर सुनोगे, तुमको कोई पहली बार बताएगा एल्डोस, तो तुमको सुनने के बाद सबसे पहले दिमाग में क्या आता है। तो मैंने उनको कहा कि एल्डोस में तो एल्डोस जैसा एल्डिहाइड जैसा ग्रुप लगता है, मुझे हो सकता है कि कोई एल्डिहाइड वाला ग्रुप हो सकता है। और क्योंकि एल्डोस ग्लूकोज के जैसा, ग्लूकोज के रिलेटेड आप लोगों ने पूछा एल्डोस, तो हो सकता है ग्लूकोज एल्डोस वैसा ही ग्लूकोज टाइप का कुछ है। ग्लूकोज में भी एल्डिहाइड ग्रुप एक रहता है, तो उसी टाइप का कुछ हो सकता है। तो ये सुनने के बाद जो केमिस्ट्री प्रोफेसर थे उनमें थोड़ा सा घबरा गया था मैं, क्योंकि 2 क्वेश्चन नहीं बोल पाया था। सबसे पहले एक उसके उन लोगों ने पूछा था सिंपलेस्ट पॉलीसैकेराइड, वो भी नहीं बोल पाया था। इसके बाद एल्डोस भी नहीं बोल पा रहा था, तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, थोड़ा सा टेंस्ड हो गया था। तो ये देखे केमिस्ट्री प्रोफेसर ने मुझे बताया कि नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना सकता हूँ बोर्ड में जाकर, तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाऊँ बोर्ड में जाके। तो जो है मैं 11th में थोड़ा बहुत स्टीरियोइसोमरिज्म के बारे में पढ़ा था। स्टीरियोइसोमरिज्म में RX नोमेनक्लेचर होता है, उसमें थोड़ा सा पढ़ा था मैंने। उसी टाइम में जो है RX नोमेनक्लेचर में ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पढ़ा था। तो बेसिकली बोर्ड में जाके मैंने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना दिया, ऊपर में एक CHO, नीचे CH2H और सारा अंदर में 4 CHOH, तो वो बना दिया मैंने। ग्लूकोज का जो फिशर प्रोजेक्शन होता है वो मैंने बना दिया बोर्ड में जाके। तो ये देखने के बाद जो बायोलॉजी प्रोफेसर थे उन लोगों ने मुझे कहा, जो मैडम थे उन्होंने मुझे पूछा कि अगर एक एज्यूम कर लो कि ग्लूकोज एक एल्डोस है, ये एज्यूम कर लो बेसिकली जो है, पर उस टाइम में मुझे पता नहीं था। तो एज्यूम कर लो कि ग्लूकोज एक एल्डोस है, और अब तुम क्या मुझे बता सकते हो कि सिंपलेस्ट एल्डोस क्या कौन सा होगा। तो फिर भी मुझे कोई आइडिया नहीं था एल्डोस के बारे में ना, उस टाइम में कोई जानता नहीं था। सिर्फ मुझे इतना पता था कि ग्लूकोज एक एल्डोस हो सकता है। तो उस टाइम में मैंने क्या कि CHO है, तो मैंने फॉर्मेल्डिहाइड बना दिया बेसिकली बोर्ड में 8 CHO। बेसिकली ये नहीं होगा, जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है ऊपर में CHO, नीचे CH2H, मिडिल में 4 CHOH रहता है ग्लूकोज में। तो बेसिकली सिंपलेस्ट जो है एल्डोस, उसमें सिर्फ एक CHOH रहता है मिडिल में। तो बेसिकली वो मुझे पता नहीं था, तो मैंने 8 CHO बता दिया। तो ये देख के जो बायोलॉजी और केमिस्ट्री था दोनों हंसने लगे। मुझे कहा कि ओके लीव कर दो, जितना सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है छोड़ दो। इसके बाद फिजिक्स प्रोफेसर ने, और फिजिक्स के बारे में बात करते हैं कि फिजिक्स प्रोफेसर ने क्या किया। तो इसके बाद फिजिक्स प्रोफेसर ने शुरू किया, मुझे कहा कि ठीक है अब चलो फिजिक्स के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है। उन्होंने मुझे कहा कि SHM के बारे में कभी सुने हो, जानते हो SHM क्या है। तो मैंने उनको बताया कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पता है, एक्सेलरेशन जो अगर प्रोपोर्शनल टू माइनस और डिस्प्लेसमेंट होता है तो वो SHM होता है।
तो उन्होंने कहा मुझे ठीक है, तो एक काम करो, बेसिकली एक पेंडुलम ड्रॉ करो बोर्ड में जाके, और उसके बाद जो स्ट्रिंग है उसे चेंज करके एक स्प्रिंग बना दो। बेसिकली पेंडुलम का जो स्ट्रिंग होता है उसे चेंज करके स्प्रिंग बना दो और इक्वेशंस ऑफ मोशंस लिखो। तो मैंने बेसिकली जो नॉर्मल इक्वेशन ऑफ मोशन है वही लिखा था, सिर्फ टेंशन की जगह पे मैंने के एक्स लिख दिया। तो अलॉन्ग द स्प्रिंग एक लिखा और परपेंडिकुलर टू द स्प्रिंग मैंने इक्वेशंस लिखा। ये दोनों लिखने के बाद बेसिकली वहाँ पे 3 जो है वेरिएबल्स आ गए, क्योंकि के एक्स में भी एक्स जैसा एक वेरिएबल आता है, तो बेसिकली वहाँ पे 3 वेरिएबल्स आ गया। तो ये देखने के बाद जो प्रोफेसर थे फिजिक्स का, उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे पास अभी 3 वेरिएबल्स है और 2 इक्वेशन है, तुम कैसे सॉल्व करोगे, कोई थर्ड इक्वेशन बनाने का कोशिश करो। तो मैंने सोचा कि थर्ड इक्वेशन कहाँ से ला सकता हूँ मैं। तो मैंने क्या काम किया, मैंने एनर्जी कंजर्व कर दिया, वहाँ से थर्ड इक्वेशन बना दिया। मैंने एक थोड़ा सा गलती कर दिया था, जो परपेंडिकुलर टू द स्प्रिंग होता है वहाँ पे कोरियोलिस फोर्स भी लेना पड़ेगा, क्योंकि वो जो है न्यूटनियन डायरेक्ट वो जो हम लोग करते हैं उससे नहीं होगा, इसलिए हम लोग को थोड़ा सा लैग्रेंजियन यूज़ करना पड़ता है उसमें। तो वहाँ पे अगर लैग्रेंजियन यूज़ करोगे तो कोरियोलिस फोर्स नहीं लेना पड़ेगा, और अगर लैग्रेंजियन यूज़ नहीं करोगे तो कोरियोलिस फोर्स लेना पड़ेगा। तो वो मैंने यूज़ नहीं किया था, उस टाइम में पता नहीं था मुझे बेसिकली, तो वो मैं नहीं कर पाया था। बेसिकली मैंने एनर्जी कंजर्व किया था बेसिकली, और जो 2 नॉर्मल इक्वेशन है अलॉन्ग द स्प्रिंग और परपेंडिकुलर द स्प्रिंग, ये दोनों मैंने कर दिया था। तो इसके बाद थोड़ा सा जो फिजिक्स प्रोफेसर मुझे अनसेटिस्फाइड लगा मुझे, और पता नहीं मुझे थोड़ा सा लगा कि अनसेटिस्फाइड है वो। उसके बाद उन्होंने कहा ओके कि ठीक है। उसके बाद मैथ्स का जो प्रोफेसर है इसी टाइम से बहुत ज़्यादा टाइम निकल गया था, तो उस टाइम में मैथ्स का प्रोफेसर बहुत जल्दी में थे वो लोग, और मैथ्स प्रोफेसर ने मुझे कहा कि तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, तो मैंने उनको बताया कि फंक्शंस। तो इसके बाद उन्होंने मुझे पूछा कि 1 और इंटू इन दोनों फंक्शंस के बारे में कोई आइडिया है कि नहीं। तो मैंने उनको बताया कि 1 फंक्शन क्या होता है, ग्राफ में दिखाया, और इंटू फंक्शन थोड़ा सा बोला था, 1 फंक्शन डिटेल्स में बोला था, और इंटू फंक्शन थोड़ा बहुत बोला था। उसी टाइम में मैथ्स प्रोफेसर ने मुझे कहा कि ठीक है, तो मुझे काम करो, एक 1 इंटू ऐसा एक फंक्शन बताओ जो 1 भी है इंटू भी है, दोनों ही है, ऐसा एक फंक्शन बता दो मुझे। तो मैंने थोड़ा सा सोचा, उसी टाइम में एग्जैक्ट तो दिमाग में नहीं आता, क्योंकि उस टाइम में जो है रेंज और कोडोमेन बनाना पड़ता है, खुद के हिसाब से कोडोमेन बनाना पड़ता है, और रेंज से थोड़ा जो है वो अलग दिखाना पड़ता है। तो बेसिकली उस टाइम मैं बना रहा था बोर्ड में, एक कोडोमेन बना रहा था अपने से। उन्होंने मैंने कहा कि इसके लिए तो मुझे डोमेन कोडोमेन लगेगा, बेसिकली जो है उसका बता देना चाहिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि खुद से ही तुम बना लो। तो मैंने बना रहा था बोर्ड में जाके वो डोमेन कोडोमेन क्या होगा। तो उसी टाइम में जो फिजिक्स प्रोफेसर थे उन्होंने कि मैथ्स प्रोफेसर को बताया कि बहुत ज़्यादा कम टाइम है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लेना है। तो ये सुन के मैथ्स प्रोफेसर ने मुझे हट करके कह दिया ओके थैंक यू। तो मैंने कहा कि मेरे पास वो बन गया है एग्जाम्पल, बोर्ड में लिख दिया था, एक्सप्लेन करने वाला था। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं निकल रहा था, तो बेसिकली मैंने जो है वो एक ये जो है मेरा जो फाइल था वो लेना भूल गया था। बेसिकली एक फ़ाइल लेके जाना पड़ता है सर्टिफिकेट्स का, तो वो लेना भूल गया। तो वो लोग ने देखता नहीं है, फिर भी ले जाना पड़ता है, वहाँ पे लिखा रहता है ले जाने के लिए। तो उन्होंने देखा नहीं था, पर फिर मुझे कहा कि फ़ाइल जो है लेके जाओ, फाइल लेना भूल गया था मैंने। तो बायोलॉजी ऑफिसर ने मुझे फ़ाइल दिया और ख़त्म हो गया इंटरव्यू। एक टिप मैं आपको देना चाहूँगा कि निकलने से पहले आप ज़रूर बोर्ड को रब कर दीजिए, क्योंकि मैं रब करना भूल गया था। मेरे दोस्तों ने रब किया था, और जिन लोगों ने रब किया था बोर्ड को निकलने से पहले, उन लोगों को बहुत प्रेस किया था प्रोफेसर ने। तो अगर आप जाते हैं तो निकलने से पहले बोर्ड को रब कर दीजिएगा। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद साइड में एक बेल आइकन है, उसे भी दबा दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो चैनल को यहाँ पे साइड में एक सर्कल आ रहा है, वहाँ पे आप क्लिक कीजिए, और पे सब्सक्राइब ऑप्शन आएगा, तो सब्सक्राइब में क्लिक कर दीजिए। अगर आप मुझे सब्सक्राइब करते हो तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और साइड में एक वीडियो आ रहा है KEPA एप्टीट्यूड टेस्ट के ऊपर, वो भी आप देख सकते हैं। साइड में यहाँ पे लिंक आएगा, आपको वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, ऊपर में भी कार्ड्स में भी आ जाएगा, नीचे जाके आप कमेंट कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपको फिर मिलूंगा कल एक ऐसी वीडियो के लेकर।